एपिसोड 20। मूसा खान की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए शमरोज़ खान गुज़िश्ता कई रोज़ से बहाने बहाने से खदीजा के घर चक्कर लगा रहा था। दोनों माँ बेटी दूसरे ही दिन से शमरोज़ के मुतालिक मशकूक हो गई थी, मगर बावजूद कोशिश के उसे घर आने से नहीं रोक सकती थी। खदीजा जब भी उसे मना करती तो वो ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहता, मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, खिदमतगार हूँ, नौकर हूँ, फिर आपको मेरा आना नागवार क्यों गुजरता है? तुम पछताओगे शमरोज़ खान। तुमने अगर अपनी रविश ना तर्क की ना, तो मैं खान जी तक पैगाम पहुंचा दूंगी। तो वही बात हो गई खाला, कि नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम। अरे मैं तो अपनों का हाल दरियाफ्त करने के लिए आता हूँ, और ये काम मुझे मूसा खान सौंप कर गया है। मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। उसके बाद दोनों माँ बेटी उस पर लानत भेजकर अपने कामों से लग जाती और शमरोज खान ढीठ बना वहीं बैठा रहता। खदीजा कई बार दोनों पहरेदारों से उसकी शिकायत कर चुकी थी, मगर उन्होंने उसकी शिकायत को काबिल अतना नहीं समझा था। दरअसल दोनों पहरेदारों का मुंह शमरेज खान की रिश्वत ने बंद कर रखा था। एक रोज हंसपे मामूल सुबह ही सुबह जब शमरोज खान उनके घर आन धमका, तो खतीजा ने तैश में आकर उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मगर वो बजाय बुरा मानने के ढीठ बनकर मुस्कुराता रहा। तब अचानक ही बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर सकीना भागकर बावर्ची खाने में दाखिल हुई और सब्जी काटने वाली छुरी उठाने के बाद दौड़ती हुई बाहर निकलकर बेफर के शमरोज खान पर हमलावर हो गई। उसका हमला इतना अचानक और गैर मुतवक्को था कि संभलते संभलते भी शमरोज खान के बाजू पर एक जख्म आ गया। ताहम उसने एक झटके से सकीना को दूर फेंक दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी हरामजादे। उस पर एक वार करने के बाद सकीना चिल्लाते हुए उठी और जख्मी शेरनी की तरह दोबारा उस पर झपटी, मगर शमरोज खान इस बार पहले से तैयार था। उसने चश्मे जदन में सकीना की कलाई पकड़ी और छुरी छीनकर दूर फेंक दी। या शमरोज खान पे हाथ उठाती है। इतना कहने के बाद उसने सकीना को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो चकरा कर गिर पड़ी। मैं तुझे हाथ तो क्या, आंखें उठाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तू सबसे मुंह छुपाती फिरेगी। शमरोज खान चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा। इस संगीन सूरत हाल ने एक लम्हे के लिए तो खतीजा को पत्थर का बुत बना के रख दिया था, मगर फिर जल्दी वो संभल कर रकब से शमरोज खान पर हमलावर हो गई। उसने शमरोज खान को बेटी तक पहुंचने नहीं दिया। दोनों बाजू उसकी गर्दन में डालकर वो उसकी पीठ पर सवार हो गई। शमरोज खान ने उसे एक नंगी गाली देते हुए अपनी गर्दन उसके शिकंजे से छुड़ाई और फिर जुनूनी अंदाज में खतीजा पर टूट पड़ा। बालों से पकड़कर उसने खतीजा को दो तीन झटके दिए और फिर उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो रेस में दौड़ने वाले कुत्ते की तरह हाँपते हुए दोनों माँ बेटी को फौहश गालियां बक रहा था। इस दौरान सकीना को एक बार फिर उठने का मौका मिल गया। करीब एक मोटी छड़ी पड़ी हुई थी जो गालिबन किसी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल शुदा दस्ता था। सकीना ने झपट कर उसे उठाया और बिजली की सी तेजी से शमरोज खान के अकब में पहुंच गई, जो उसकी माँ को जदोकोब कर रहा था। सकीना ने छड़ी को दोनों हाथों में लेकर सर से बुलंद किया और पूरी कुव्वत से शमरोज खान के सर पे वार कर दिया। इस अचानक टूटने वाली उफ्ताद ने शमरोज खान के 14 तबक रोशन कर दिए। दोनों हाथों में जख्मी सर थामकर वो पीछे घूमा तो सकीना ने एक और वार कर दिया। शमरोज खान लहराता हुआ जमी बोस हो गया और सकीना छड़ी फेंक कर करहाती हुई मां से लिपट गई। इस सारे झगड़े के दौरान पहरेदारों ने एक लम्हे के लिए भी अंदर नहीं झांका। वो बैरूनी दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाए आपस में खुश गप्पियां कर रहे थे। घर के अंदर से आने वाली निस्वानी चीखों पुकार से वो कतई लाताल्लुक नजर आ रहे थे, और गालिबन उनकी यह लाताल्लुकी शमरोज खान की हिदायत के मुताबिक थी। खुशकिस्मती से खदीजा बेहोश नहीं हुई थी, ताहम शमरोज खान की लातें और थप्पड़ मुक्के खाकर उसकी हालत बुरी हो गई थी। सकीना ने उसे सहारा देकर उठाया और बरामदे में पड़ी हुई एक चारपाई तक ले गई। उसे चारपाई पर लिटाने के बाद वो दौड़कर पानी ले आई। सहारा देकर माँ को पानी पिलाया और फिर उसकी तबीयत पूछने लगी। मैं ठीक हूँ बेटी, बस पसलियों में दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। तुम उसे देखो, कहीं वो कुत्ता मर ही ना गया हो। तुम्हें यूं उसके सर पे डंडा नहीं मारना चाहिए था। अगर वो मर गया तो हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दरिंदों के हाथों में तड़पता हुआ नहीं देख सकती। माँ, मेरा तो जी चाहता है कि इस हरामजादे के गले पर छुरी फेर दूं और इसकी गंदी आंखें निकालकर चूल्हे में झोंक दूं। यहाँ कैदी है सकीना, समझने की कोशिश करो। जाओ, जाकर पहरेदारों को इत्तला कर दो। ये ना हो कि यहीं पड़े पड़े मर जाए और हमारे गले पड़ जाए। वो बादल नाखास्ता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर जाकर पता चला कि वो बाहर से बंद है। तब उसने अंदर से कुंडी खटखटाई, मगर जब कोई रद्दमल जाहिर ना हुआ तो उसने जोर जोर से दरवाजे को धड़धड़ाते हुए चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, वरना पछताओगे। उसकी पुकार का कोई जवाब ना मिला।
ठीक है, मत खोलो। शमरोज खान शहर में बड़ा कुत्ते की मौत मरा है। उसे बचाना चाहते हो तो उठाकर ले जाओ, वरना मैं उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दूंगी। इस बार उसकी वार्निंग का खातर खा असर हुआ और पहरेदार बिला तरद्दुद दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। कहाँ है शमरोज खान? एक हवास भागता होकर बोला, जबकि उसका साथी मतोहिश अंदाज में इधर उधर देख रहा था। वो बरामदे के सामने पड़ा है। जाओ, उसे उठाकर खान जी के पास ले जाओ। कह देना उसे कि सकीना ने इस हाल तक पहुंचाया इसको। और क्यों पहुंचाया, इसका जवाब शायद तुम दोनों को मालूम है, वरना तुम दोनों हमारी चीखों पुकार सुनकर बगैर पुकारे कब के अंदर आ चुके होते। दोनों भागते हुए शमरोज खान के पास पहुंचे और उसे चेक करने के बाद उठाकर बाहर ले गए। उनके बाहर निकलने के बाद सकीना ने दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ाई और मुतमईन अंदाज में चलती हुई माँ के पास आ गई। जिंदा था? पता नहीं, लेकिन मर जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसे कमीनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जो औरत को खिलौना समझते हैं और हर शरीरजादी को देखकर पागल कुत्ते की तरह राल टपकाने पहुंच जाते हैं। सकीना, वो खान जी का कोई अहम आदमी भी हो सकता है बेटा। मुझे डर है कि हम किसी मुश्किल में न फंस जाए। काश, काश मैं तुम्हें यहाँ से किसी तरह निकाल सकती। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। खान जी क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा मुझे गोली मार सकता है ना। मैं मौत से नहीं डरती। वैसे भी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। जैनब, बाबा और भैया के बगैर जीकर मैं क्या करूंगी? वो फूट फूट कर रोने लगी। मत रो मेरी जान, मैं भी जिंदा हूँ। मेरे जीते जी तुझ पर कोई आँच नहीं आएगी। उसने सकीना की पेशानी पर बोसा दिया और फिर बोली, जाओ, अपनी हालत दुरुस्त करो, फिर अपने और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मेरा जिस्म बहुत दुख रहा है, शायद चाय पीकर कुछ आराम आ जाए। सकीना उठी और ओढ़नी के पल्लू से आंखें साफ करती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। चमरोज खान को सर पर अच्छी खासी जरबात आई थी, लेकिन वो बहुत सख्त जान था। दूसरे दिन संभल गया। उसके सर पर 6 टाके आए थे। जख्म के मुतालिक डॉक्टर ने उससे कोई खास इस्तफसार नहीं किया था, क्योंकि इलाका भर में ऐसी बातें और वाकयात रोजमर्रा के मामूलात में शामिल थे। उसके सर की बैंडेज करने के बाद डॉक्टर ने उसे चंद दवाइयाँ दी और खाने के औकात और तरीका समझाकर रुखसत कर दिया। शमरोज खान की हिदायत के पेश नज़र पहरेदारों ने इस मामले को अपनी ज़ात तक महदूद रखा था, इसलिए खान जी लाइल था। तहाँ मूसा खान की तरफ से न सिर्फ पहरेदारों को बल्कि शमरोज को भी खदशा था कि अगर वो मौजूद होता तो यकीनन अब तक मामले की तह तक पहुंच चुका होता। पहरेदारों को उस रोज शमरोज खान ने अच्छी तरह समझा दिया था कि इन माँ बेटी को किसी सूरत में खान जी तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। मेरे साथ साथ तुम भी नहीं बचोगे। मूसा खान से मामला पोशीदा नहीं रहेगा। वो किसी भी वक्त आंधी तूफान की तरह वहां पहुंच सकता है। उसकी वापसी से पहले मैं अपना बदला लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। बस तुम उन दोनों पर नजर रखो, उन्हें घर से कदम भी बाहर ना निकालने देना, वरना मैं तुम दोनों की खाल खींच लूंगा। हम तो हुक्म के गुलाम है शमरोज खान, जो तुम कहोगे वही करेंगे, लेकिन हम मूसा खान के सामने झूठ नहीं बोल सकेंगे। तुम जानते हो कि उसकी आंखें इंसान का दिमाग तक पढ़ लेती हैं। वो किसी जादूगर से कम नहीं है। अहमक आदमी, तुम मूसा खान से इतने खौफ क्यों हो? वो क्या हमारा आका है या फिर मौत का फरिश्ता? हमारे लिए तो मौत का फरिश्ता ही है। गलती पूछे बगैर गोली मार देता है, और लड़की के मामले में तो मुजरिम को सफाई पेश करने का मौका भी नहीं देता। ये ना हो कि तुम्हारे साथ साथ हम भी उसके अताब का निशाना बनकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। गधे के बच्चे, तुम्हें इस वक्त मूसा खान से नहीं, मुझसे डरना चाहिए। मेरे सीने में जिस नादीदा आग के शोले भड़क रहे हैं, वो अगर बाहर आ गए तो तुम दोनों जलकर खाकस्तर हो जाओगे। मैं जब तक उस लड़की के गुरूर का बुत पाश पाश नहीं कर दूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा। जाओ, जाकर उन दोनों पर नजर रखो। मूसा खान से डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो खुद को सूरमा समझता है तो मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया तो मेरा नाम भी शमरोज खान नहीं। ठीक है शमरोज खाना, हम उन्हें घर से बाहर कदम नहीं निकालने देंगे, लेकिन अगर इस दौरान मूसा खान आ गया ना, तो हम बरीउल जिम्मा होंगे। उस वक्त हमें इल्जाम न देना। जाओ, मूसा खान की ऐसी की तैसी। दोनों पहरेदार रुखसत हुए और शमरोज खान सोचों में डूब गया। सकीना ने उसके साथ जो किया था वो उसे मरते दम तक नहीं भूल सकता था। वो बदले की आग में सुलग रहा था। उसके जख्मी सर में दर्द की टीसें उठ रही थी और दिल को एक नादीदा आग झुलसा रही थी। वो देर तक खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाता रहा। बस मैं एक बार तंदुरुस्त हो जाऊं सकीना, फिर तुझे बताऊंगा कि शमरोज खान पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। फिर उसकी बीवी ने कमरे में दाखिल होकर उसे दवा खिलाई और आराम करने का मशवरा देते हुए बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो मस्कन दवाओं के जेरे असर सो रहा था।
दूसरे दिन नाश्ते की मेज पर जब जमशेद खान का जहादात से सामना हुआ तो उसने बिला तमहीद जहादात से पूछ लिया, हाँ, तो क्या फैसला किया तुमने? मेरे मशवरे पर अमल करोगे या फिर अपनी लड़ाई अकेले लड़ने का इरादा? फैसला तो मैंने कर लिया है, लेकिन उस पर इतनी जल्दी अमल दरामद नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? मसला क्या है, मुझे बताओ। मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मूसा खान अब तक वापस जा चुका होगा, उसके अदम मौजूदगी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम ये हो सकता है कि मैं खुद इलाका गैर जाकर उससे बात करूं। जो होगा देखा जाएगा। या फिर मैं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। इलाका गैर से वो लोग तुझे वापस नहीं आने देंगे, मार डालेंगे या फिर कैद कर लेंगे। हमें अपनी लड़ाई का आगाज इसी शहर से करना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास वसाइल भी हैं और अफराती कुव्वत भी। ठीक है, आप हुक्म करें, मैं तैयार हूँ। सबसे पहले तुम्हें मूसा खान को ढूंढना होगा। वैसे जहां तक मेरा अंदाजा है, मूसा खान खुद तुम्हें मिलने के लिए बेताब होगा। ये भी हो सकता है कि उसने तुम्हारे पीछे अपना कोई आदमी लगा दिया हो। बहरहाल, मूसा खान या उसका कोई आदमी तुम्हें टकरा जाए तो उससे साफ कह देना कि तुमने अपना रास्ता अलग कर लिया है और अब तुम उनके लिए कोई भी काम नहीं कर सकते। ये वार्निंग भी दे देना कि तुम्हारी माँ और बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो तुम अफजाल खटक कत्ल केस के बड़े मुजरिम को बेनकाब कर दोगे। मैं समझ गया, आप बेफिक्र हैं, ऐसा ही होगा। चंद पुलिस वाले सादा लिबास में तुम्हारे आसपास रहेंगे। तुम नाश्ता करने के बाद फौरन रवाना हो जाना। इतना कहकर जमशेद खान खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। नाश्ते से फारिग होने के बाद जमशेद खान ने एक बार फिर उसे जरूरी हिदायत दी और फिर उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जरा देर बाद वो फोन पर किसी को हिदायत दे रहा था। शाहदाद नाश्ते की मेज से उठकर सीधा गेस्ट रूम में पहुंचा और जल्दी जल्दी तैयार होने के बाद बाहर निकला तो कोठी के लॉन में उसे मिसेस सुल्ताना और मैमूना टकरा गई। वो दोनों चहलकदमी के अंदाज में टहल रही थी। जायदाद को देखते मैमूना ने मुस्कुराकर सलाम किया और फिर इशारों में उससे कुछ पूछने लगी। तेरी नन्ही बहन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। घर में पड़े पड़े उकता गया हूँ, इसलिए जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है बेटे, शौक से जाओ, लेकिन पहले की तरह गायब ना हो जाना। जरा ख्याल रखना, इस शहर में जमशेद के दुश्मन आवारा कुत्तों की तरह फैले हुए हैं। ये तल्ख तजुर्बा तुम्हें एक बार हो चुका है। आप बेफिक्र है माँ जी, मुझे दुश्मनों से निमटना अच्छी तरह आता है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि वो मुझे अगवा कर लेंगे। जो एक दफ़ा ऐसा कर चुके हों वो दोबारा भी ये कदम उठा सकते हैं। दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, मैं एहतियात करूँगा। खुदा हाफिज। बाहर निकलकर वो थोड़ी देर तक यूं ही सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा, लेकिन ये आवारागर्दी बेमकसद नहीं थी। दरअसल उसे मूसा खान या उसके किसी आदमी की तलाश थी। मूसा खान या उसका कोई आदमी तो उसे ना टकराया, ताहम उसने घूमते फिरते 3 ऐसे आदमी जरूर चेक कर लिए थे जो बड़े गैर महसूस अंदाज में उसके आसपास घूम रहे थे। ये सादा लिबास से मलबूस पुलिस के आदमी थे जो जमशेद खान की हिदायत के मुताबिक जहादात पर निगाह रखे हुए थे। इस आवारागर्दी से जल्दी उकताकर जहादात ने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को एक पता समझाने के बाद उसमें बैठ गया। टैक्सी आगे बढ़ी और फिर सड़क पर रवा दवा ट्रैफिक के हुजूम में शामिल हो गई। मुख्तलिफ शराहों और सड़कों से गुजरती हुई टैक्सी आधे घंटे के अंदर एक वो रौनक कॉलोनी में दाखिल हुई। जहादात इर्द गिर्द के मकानों को बड़े गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है ना? नहीं तो, मैं तो परेशान नहीं हूँ। क्या आप बात करते हैं साहब, मैंने एक दुनिया देख रखी है। गुज़िश्ता 20 बरस से टैक्सी चलाते हुए हजारों चेहरों को देख चुका हूँ। प्लीज तुम अपनी ड्राइविंग पे तवज्जो दो। सवारी परेशान है या खुश, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ जनाब, शायद आप बुरा मान गए। हालांकि मैं तो हमदर्दी की बिना पर आपसे पूछ रहा था। जादार ड्राइवर की बात का जवाब देने ही लगा था कि अचानक एक ताकतवर जीप उनकी टैक्सी को क्रॉस करते हुए आगे गुजर गई। जादाद ने सिर्फ एक नजर ही जीप सवार को देखा था। वो 100% मूसा खान था। एक पल में टैक्सी से वो जीप काफी दूर निकल गई थी, मगर सड़क सीधी होने की वजह से वो जायदाद की नजरों से ओझल नहीं हो सकी थी। इस जीप का पीछा करो, मैं मुंह मंगा के राय दूंगा, लेकिन जीप को निकलना नहीं चाहिए। मैं ये काम नहीं कर सकता साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे और ये टैक्सी मेरा वाहिद जरिया माश है। मैं कहता हूँ पीछा करो, वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। शाबाश, जल्दी करो। ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो उसे जायदाद के हाथ में खौफनाक रिवॉल्वर नजर आया। अब तरद्दुद करना उसके इख्तियार में नहीं था। चुनाचे सब कुछ खुदा पे छोड़ते हुए उसने टैक्सी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन इस दौरान जीप काफी दूर जा चुकी थी। और तेज चलाओ जनाब, इससे ज्यादा रफ्तार बढ़ाना खतरनाक हो सकता है। आप खुद पर ना सही, मुझ पे तो रहम करें। मेरे बच्चे मेरे बाद रुल जाएंगे। बकवास बंद करो।
स्पीड बढ़ाओ वरना ट्रिगर दबा दूंगा, जल्दी करो, बढ़ाता हूँ। ड्राइवर हवास भागता होकर रफ्तार को बढ़ाता चला गया। दूसरे लम्हे टैक्सी बंदूक से निकली हुई गोली की तरह आगे बढ़ी और सड़क पर मौजूद गाड़ियों को क्रॉस करती चली गई। जायदाद की निगाहें आगे जाने वाली जीप पर जमी थी, जो कम से कम 2-2.5 फरलांग के फासले पर चली जा रही थी। टैक्सी और जीप का दरमियानी फासला लम्हा ब लम्हा घटता जा रहा था, मगर ड्राइवर के हाथ बदस्तूर लरस रहे थे। वो बेचारा बेहद खौफजदा था। अब टैक्सी और जीप का दरमियानी फासला कम होकर आधा फरलांग रह गया था और लम्हा ब लम्हा मजीद कम होता जा रहा था। शाबाश, हिम्मत करो, मैं तुम्हारी तवक्को से बढ़कर तुम्हें इनाम दूंगा। फिर इससे पहले कि ड्राइवर को जवाब देता, अचानक दाएं तरफ से एक भारी गाड़ी नमूदार हुई और चश्मे जदन में सड़क के ऐन वस्त में पहुंच गई। ड्राइवर ने बौखला कर स्टीयरिंग व्हील घुमाने के बजाय एक्सीलरेटर दबा दिया। जायदाद लाशोरी तौर पर सीट पर झुक गया और टैक्सी ड्राइवर ने किसी खौफजदा कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली। जायदाद की समातों से टकराने वाली आखिरी आवाज एक जोरदार धमाके की थी। भारी गाड़ी एक माल बरदार ट्रॉलर था। टैक्सी उसके ऐन दरमियान से गुजरती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी। इस टकराव के नतीजे में टैक्सी की छत मुकम्मल तौर पर तबाह होकर सीटों से जा लगी थी और खुद ब खुद थोड़ी देर दूर जाकर वो रुक गई थी। गालिबन ड्राइवर का पाँव बिला सोचे समझे ब्रेक पर पड़ गया था। वो दोनों अच्छे खासे जख्मी होकर टैक्सी में फंसे हुए थे। ड्राइवर तो बिल्कुल बेहोश हो चुका था, ताहम जायदाद होश में था, मगर नाकाबिले बयान अजियत महसूस कर रहा था। उसमें हिलने जुलने की सकत तक न थी। ट्रॉलर का अमला 3 अफराद पर मुश्तमिल था। वो फौरन टैक्सी तक पहुंच गया। उन दोनों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने टैक्सी की खिड़कियां खोलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि छत का दबाव पड़ने की वजह से खिड़कियां जाम हो चुकी हैं। जायदाद अब तकरीबन नीमगशी के आलम में अपने मददगारों की आवाज़ें सुन रहा था, जो अफरा तफरी में टैक्सी की खिड़कियां खोलने में मसरूफ थे। खिड़कियां जाम हो चुकी हैं, जल्दी करो, अपनी गाड़ी से कोई औजार निकाल कर लाओ। उसके फौरन बाद जायदाद ने भागते कदमों की चाप सुनी। फिर उसका जहन अंधेरों में डूबता चला गया और उसकी समात व बसारत ने काम करना छोड़ दिया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को एक आरामदेह बिस्तर पर पाया। ये एक शानदार कमरा था। मशरक़ी खिड़की से सूरज की शफाफ किरणें बराह रास्त कमरे में उजाला फैला रही थीं। सर्दियों का मौसम होने की वजह से ये तमाज़त बख्श किरणें उसे सुकून फराहम कर रही थीं। कमरे की सजावट देखकर उसने बआसानी अंदाज़ा लगा लिया कि ये जगह मुकम्मल तौर पर उसके लिए अजनबी है। अस्पताल का कमरा ऐसा शानदार नहीं हो सकता था। ये कमरा तो किसी की ख्वाबगह मालूम होता था। चंद लम्हे कमरे का जायजा लेने के बाद उसने अपने वजूद पर नजर डाली तो उसे मालूम हुआ कि उसकी बाईं कोहनी पट्टियों में जकड़ी हुई है। फिर बेख्तियार उसका दायां हाथ सर की जानिब उठा। वहां भी पट्टियां थीं। गोया उस एक्सीडेंट में बाएं कोहनी और सर पे चोटें आई थीं। उसे होश में 10-15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक ना तो कोई शख्स कमरे में आया था और ना ही उसने कोई आवाज़ें सुनी थी। अचानक उसे टैक्सी ड्राइवर का ख्याल आया। खुदा करे बच गया हो बेचारा। जो जो वक्त गुजरता गया उसकी बेजारी बढ़ती गई। आखिरकार तंग आकर वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया, मगर दूसरे लम्हे उसका सर पके हुए फोड़े की तरह दर्द करने लगा। उसकी निगाहों के सामने नीलगू सितारे से रक्स करने लगे। दर्द की शिद्दत से उसका सर चकराने लगा। वो बेहद नकाहत महसूस कर रहा था। बमुश्किल 2-3 मिनट ही वो बिस्तर पर बैठ सका था। इसके बाद उसे चारों नाचार दोबारा लेटना पड़ा। लेटने से उसका सर दर्द काफी हद तक कम हो गया और वो कमरे का दोबारा जायजा लेने लगा। अचानक कमरे के दरवाजे के सामने कदमों की चाप उभरी और जायदाद दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुआ। दूसरे लम्हे दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खोला और एक नौजवान लड़की नाश्ते की ट्रॉली धकेलती हुई अंदर आई। लड़की ने नर्सों की तरह सफेद यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जो उसके सरोकत पर बहुत सज रही थी। लड़की बेहद हसीन और जमील थी और जायदाद उसे पलके झपकाए बगैर देख रहा था। उसकी निगाहों में ना सिर्फ सताइश थी बल्कि हैरत भी थी। शायद वहाँ किसी खूबसूरत लड़की की मौजूदगी उसे हजम नहीं हो रही थी। लड़की ने ऐन उसके बिस्तर के सामने पहुंचकर ट्रॉली खड़ी कर दी और फिर एक दिल आवेज मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाकर बोली, ओह, तो तुम जाग गए? अभी कुछ देर पहले तो मैं तुम्हें देख कर गई थी। उस वक्त तो तुम गहरी नींद में थे। शर्मा, मैं तो पिछले आधे घंटे से जाग रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मुझे यहाँ? पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगी। काफी तेज तर्रार लड़की थी वो। जायदाद के साथ इस कदर अपनाहियत से बात कर रही थी जैसे बरसों की आशनाई हो। जायदाद ने एक भरपूर निगाह उसके सरापे पर डाली और बिस्तर पर उठकर बैठते हुए बोला, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। उठता हूँ तो चक्कर से आने लगते हैं। ये सिर्फ वक्ती चक्कर है। नाश्ते के बाद मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगी कि चक्कर और सर दर्द खत्म हो जाएगा। लड़की उसके हाथ धुलाते हुए बोली। जायदाद ने 2-3 कुल्लियां की और फिर नाश्ते में जुट गया।
ناشتہ کافی پرتکلف تھا اور اس نے بھوکے ہونے کی وجہ سے ڈٹ کر کیا تھا۔ لڑکی اس دوران ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ جو ہی جائیداد ناشتے سے فارغ ہوا، لڑکی نے چائے بنا کر کپ اسے تھما دیا۔ جائیداد نے چائے کی ایک چسکی لی، پھر لڑکی سے بولا، ہاں تو اب بتاؤ، کون ہو تم اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ جائیداد صاحب، میرا نام شہناز ہے اور مجھے تمہاری خدمت پر مامور کیا گیا ہے، اور یہاں تمہیں تمہارا خیر خواہ لے کر آیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ بھی تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ جائے گا، خود ہی دیکھ لینا۔ کیا تمہیں نام بتانے سے منع کیا گیا ہے؟ ہاں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تم سے چھپاتی؟ اوکے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن یہ تو بتا دو کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ فردوس کالونی ہے، شہر یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شکریہ۔ اگر تم محسوس نہ کرو تو میں تمہارے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ تم کہاں کی رہنے والی ہو اور میرے خیر خواہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میری کہانی بہت لمبی ہے جو فی الحال میں تمہیں نہیں سنا سکتی۔ لگتا ہے میرے نامعلوم خیر خواہ نے تم پر بہت زیادہ پابندیاں لگا رکھی ہیں، ورنہ خوبصورت لڑکی سے اس سلوک کی توقع کم از کم میں ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ میں پہلے تم کو انجیکشن لگا دوں، پھر باتیں کریں گے۔ پھر وہ اٹھ کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں میڈیسن رکھی تھی۔ سرنج نکال کر اس نے انجیکشن تیار کیا اور کسی ماہر نرس کی طرح جہادات کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ اب تمہیں پھر نیند آ جائے گی۔ جب دوبارہ اٹھو گے تو خود کو بالکل فریش محسوس کرو گے۔ اس دوران تمہارا خیر خواہ بھی آ چکا ہوگا۔ ٹیکسی ڈرائیور کا کیا بنا؟ مجھے نہیں معلوم، یہ اسی کو پتا ہوگا جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ پھر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا ہی کہ وہ زندہ ہے یا… میں سچ کہتی ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ویسے بھی مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا؟ اگر معلوم ہوتا تو ضرور بتاتی تم کو۔ بہرحال تم مطمئن رہو، کھانے کے وقت تک تمہارا خیر خواہ آ جائے گا، تب تمہیں ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ جائیداد نے اس سے چند مزید باتیں کی اور پھر اس پر انجیکشن کا اثر شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ اے ایس آئی احمد علی پریشانی کے عالم میں جمشید خان کی طرف دیکھ رہا تھا جو اضطراب کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے تم سے ایسی لاپرواہی کی توقع بالکل نہیں تھی۔ میں نے تم لوگوں کو جائیداد کے قریب رہنے کی تاکید کی تھی۔ ہم سے کوئی لاپرواہی نہیں ہوئی ہے سر، ہم لوگ احتیاط سے اس ٹیکسی کا تعاقب کر رہے تھے کہ اچانک ٹیکسی کی رفتار بڑھ گئی اور پھر ہماری کوشش کے باوجود ٹیکسی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جائیداد نے ایسا کیوں کیا۔ ٹرالر کے ڈرائیور نے کیا بتایا؟ کم از کم اس نے نامعلوم شخص کا حلیہ وغیرہ تو بتایا ہوگا۔ ٹرالر کا تمام عملہ حوالات میں بند ہے، آپ خود ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں تو ان لوگوں نے صرف اتنا ہی بتایا کہ جائیداد کو لے جانے والے شخص نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا اور وہ ایک قد آور جوان سال شخص تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کون سی معلومات دی ہے؟ اسے تو صبح ہی ہوش آیا ہے، میں اسپتال کی طرف جانے لگا تھا کہ آپ نے طلب کر لیا۔ شاید اب تک اس کے پاس تفتیش کے لیے انسپیکٹر چنگیز خان پہنچ چکا ہوگا۔ معاملہ بہت اہم ہے، مجھے خود ٹیکسی ڈرائیور اور ٹرالر کے حملے سے تفتیش کرنا پڑے گی۔ تم گاڑی نکالو، میں بھی ریڈی کراتا ہوں۔ اوکے سر۔ احمد علی باہر نکل گیا اور جمشید خان تیاری کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو راہداری میں اسے مسز سلطانہ ٹکرا گئی۔ کہاں کے رہتے؟ جائیداد کو پھر اغوا کر لیا گیا، اس بار وہ زخمی بھی ہے۔ میں ذرا تھانے تک جا رہا ہوں، پوری کہانی آپ کو واپسی میں سناؤں گا، ابھی جلدی میں ہوں۔ یہ حماقت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر نے تمہیں بھاگ دوڑ کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ ابھی تو تمہارے زخم… میرے زخم بھر چکے ہیں ماں، ڈاکٹر کا کیا ہے، وہ تو مہینوں مجھے بیڈ ریسٹ دے سکتا ہے، لیکن میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں کہ ڈونٹ وری، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم بھی جاؤ گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، تھانے کا عملہ خود ہی یہ معاملہ دیکھ لے گا، آخر ان کو بھی تو تنخواہ ملتی ہے، ان کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے۔ وہ لوگ کام کر رہے ہیں ماں، لیکن معاملہ جائیداد کی زندگی کا ہے، جو نہ صرف ہمارا محسن ہے بلکہ اسے اپنے بیٹا بھی بنا رکھا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ قانون کی مدد کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر میں بستر پر پڑا انتظار کرتا رہوں تو کیا ٹھیک ہوگا؟ بھائی میں تم سے باتوں میں نہیں جیت سکتی، بہرکیف تم اپنا خیال رکھنا، کہیں چھاپا مار پارٹی کے ساتھ نہ چلے جانا۔ ہاں میں سادہ لباس میں ہوں، تھانے سے واپس آ جاؤں گا، آپ مطمئن رہیں، میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جا رہا۔ کب تک آؤ گے؟ وقت پر آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ 5 منٹ بعد وہ احمد علی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھانے کا رخ کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی تھانے کے احاطے میں پہنچ کر رک گئی۔ جمشید خان تیزی سے اپنے آفس کی طرف چل پڑا۔ سیٹ سنبھالتے اس نے انسپیکٹر چنگیز خان کو طلب کیا تو عدلی نے بتایا کہ وہ اسپتال جا چکا ہے۔ تب جمشید خان نے ٹرالر کے عملے کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد عملہ جمشید خان کے سامنے حاضر تھا۔ اس دوران احمد علی بھی گاڑی پارک کرنے کے بعد وہاں آ گیا تھا
وہ تینوں سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ غالباً چنگیز خان نے ان کی اچھی خاصی مرمت کی تھی۔ مائی باپ، ہم بے قصور ہیں۔ غلطی ٹیکسی ڈرائیور کی تھی۔ وہ شاید نشے کے عالم میں تھا۔ بغیر دیکھے بھالے اس نے ٹیکسی ہماری گاڑی سے ٹکرا دی۔ حضور آپ بے شک ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور سے ضرور تفتیش کروں گا، مگر اس وقت میں تم سے کچھ اور معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا، ورنہ پھنس جاؤ گے۔ میں سچ بتاؤں گا صاحب۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گلزری۔ گلزری جناب۔ ہاں تو گلزری، مجھے سارا واقعہ تفصیل سے بتاؤ۔ خیال رکھنا کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہ رہے۔ صاحب، یہ حادثہ فردوس کالونی کے ساتھ بڑی شارہ پر پیش آیا۔ ہم ایک ذیلی سڑک سے جو ہی شارہ پر آئے، این اسی وقت دائیں طرف سے ایک ٹیکسی گولی کی رفتار سے آئی اور ہمارے ٹرالر کے نیچے سے گزرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ تاہم حادثے کے فوراً بعد ہم تینوں دوڑتے ہوئے ٹیکسی تک پہنچے۔ ٹیکسی کی چھت پچک گئی تھی اور تمام کھڑکیاں جام ہو چکی تھیں۔ کوشش کے باوجود ہم سے کھڑکیاں نہیں کھل رہی تھیں۔ تب ہم نے اپنی گاڑی کے ٹول باکس سے ایک فولادی سلاخ نکالی اور پھر اس کی مدد سے کھڑکی کھولنے لگے۔ ڈرائیور کے علاوہ اس میں صرف ایک سواری تھی جو پچھلی سیٹ پر تھی۔ دونوں بے ہوش تھے۔ ہم نے کوشش کر کے کھڑکیاں کھول دیں، لیکن اس دوران وہاں ایک جیپ آ کر رکی اور پھر جیپ سوار ٹیکسی والی سواری کو اپنی جیپ میں ڈال کر چلتا بنا۔ بعد میں ہم نے بے ہوش ڈرائیور کو ٹیکسی سے باہر نکالا تو یہ صاحب وہاں اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ گئے۔ اس نے احمد علی کی طرف اشارہ کیا اور پھر ہمیں گرفتار کر کے یہاں تھانے لے آئے۔ صاحب، ہم بالکل بے قصور ہیں۔ دوسرے آدمی کو لے جانے والے شخص کا حلیہ کیسا تھا؟ صاحب، اس نے اپنے چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ وہ ایک قداور شخص تھا اور مسلح بھی تھا۔ تم لوگوں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ تم تین تھے اور وہ اکیلا، پھر وہ کس طرح مسافر کو لے گیا؟ روکا تھا صاحب، لیکن اس نے ہماری بات کا جواب دینے کے بجائے پستول نکال لیا تھا۔ وہ بہت خطرناک آدمی لگتا تھا۔ کوئی اور اہم بات جو تم نے اس واقعے کے دوران دیکھی ہو؟ شاباش، یاد کرنے کی کوشش کرو۔ اغوا ہونے والا شخص ایک اہم سرکاری آدمی تھا۔ جمشید کی بات سن کر گلزری تھوڑی دیر کے لیے سوچوں میں گم ہو گیا۔ جمشید غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ صاحب، اس شخص کے ساتھ ٹیکسی کی سیٹ پر ایک ریوالور ہی پڑا تھا، جسے جیپ سوار نے بعد میں اٹھا لیا تھا۔ یہ گلزری نے ایک اہم بات بتائی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے وقت جائیداد کے ہاتھ میں ریوالور کی موجودگی جمشید خان کے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ یہ عقدہ وہ ٹیکسی ڈرائیور سے ہی حل کر سکتا تھا کہ جائیداد نے اپنے ہاتھ میں ریوالور کیوں پکڑ رکھا تھا۔ جمشید خان نے گلزری اور اس کے ساتھیوں سے چند مزید سوالات پوچھے، مگر اسے کوئی اہم بات معلوم نہ ہو سکی۔ تب اس نے انہیں دوبارہ حوالات میں بند کرنے کا حکم سنا دیا۔ اب کیا حکم ہے سر؟ اسپتال چلنا یا پھر چنگیز خان کی واپسی کا انتظار کریں؟ تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ اس دوران انسپکٹر اگر واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسپتال چلے جائیں گے۔